हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक नई चीज़ मतलब नया का मतलब यहाँ पे यूपीएससी के जो पेपर हुए हैं ना, प्रीवियस पीवाईक्यू हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू रहेंगे लेकिन हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। तो इस पेपर्स में हम देखेंगे कि 2023 के क्वेश्चंस नंबर और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के थे। ये 2023 का पेपर है जो आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। को देखा था पिछले साल बहुत ही हार्ड पेपर आया था। 23 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, ऐसे ही पूरा बैक पेपर लगभग 10 साल के समथिंग देख लेंगे। फिर इसको हम सेक्शनल सब्जेक्ट बाय भी देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे थे। तो ये 2023 का यूपीएससी का पेपर है। अगर 2024 में जो 16 जून को होने वाला है, जो कोई भी अगर अपेयर हो रहा है उसमें पेपर को अटेंड कर रहा है, तो ये पेपर देख के जरूर जाना, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, क्या आइडिया लगेगा, किससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था, क्या था चीज़ें। हाँ, ये मालूम होगा 2 घंटे का समय रहता है, पूर्णांक आपका 200 नंबर का है। ठीक है जी, एक 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े रहते हैं तो समझना है, अच्छे से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के जो विसर्पण से काबर झील निर्मित हुई है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, उपरोक्त में से कितने कथन सही है ये बताने। तो इस क्वेश्चन इस टाइप के 2023 के क्वेश्चन में नया पैटर्न आया था, कितने कथन सही है, एक है या दो है, सभी तीनों हैं। तो इनको ध्यान में रखकर देखना है क्वेश्चन, तो कितने कथन इसमें से सही होंगे ये बताना। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे दो होंगे। अब वो दो कौन से हैं ये भी देखना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप दो सही बता सकते हैं कौन से दो सही है। तो यहाँ पे हम अगर आपको बताएं तो ये पहला वाला बिल्कुल सही था आपका, और दूसरा वाला गलत है, और तीसरा वाला सही। मतलब पहला और तीसरा यहाँ पे ऐसे ये दो सही हो रहे थे, क्योंकि जो झेलम नदी है बुलर झील से होकर ही बहती है। क्योंकि जो बुलर झील आपको पता है मीठे पानी की झील है। ये भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य के जो बांदीपुरा जिले से, ये बांदीपुरा शहर के पास ही स्थित है, वहां से बहती है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि कृष्णा नदी सीधे कुलेरू झील का भरण करती है, ये सही नहीं है। क्योंकि जो कुलेरू झील है ये उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसे सीधे मौसमी जो बुदामेरू और तमिलेरू धाराओं का पानी मिलता है, ये वहाँ की धाराएं हैं। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। बिल्कुल सही है। कांवर झील जो झील है गंडक नदी के जो घुमावदार बहाव से बनी एक ऑक्सबो झील भी है, हम इसे कह सकते हैं ऑक्सबो झील है या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, क्वेश्चन बड़े हैं, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा इनका बड़ा है, बट हमको आपको शॉर्ट में ही बताएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन का देखो पैटर्न समझना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के रहते हैं, वो भी समझना जरूरी है। आप पीसीएस के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, वो इससे तो आपको और फायदा ही है। जी बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, पतन मतलब पोर्ट दिए गए हैं जिस रूप में सुविख्यात है, उनके नाम दिए गए हैं, तो बताना में कौन सा पद है सही है, कौन सा नहीं है। पहले में लिखा है कि जो कामराज पोर्ट है आपका, तो बस इतना ही हो पाएगा। कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। पहला ये सही है या गलत ये देखना है। मुद्रा पोर्ट है आपका जो भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। तीसरा है कि विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आदान पतन मतलब कंटेनर पोर्ट है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा दो, यहाँ भी सही है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट है, केवल दो में सही है। तो वो दो में से आपको देखना है वो दो कौन से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पहला और तीसरा सही हो गया था ऑप्शन। हाँ, अब इसमें से देखना है वो दो युग्म कौन से हैं। तो एक तो पहला ही आपका था, कौन सा, जो कामराज वाला, जो कामराजार है जो बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह है। से लगभग ये 24 किलोमीटर, अगर हम इसमें थोड़े से उत्तर में कोरामंडल तट पर जाएंगे तो यह भारत का 12वां और प्रमुख बंदरगाह है। अगर बात करते हैं भारत का पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी का है, तो इस वजह से ये एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है कामराज पोर्ट, सही हो गया। दूसरा ऑप्शन था मुद्रा पोर्ट, ये भी सही है, क्योंकि मुद्रा पोर्ट पहला और दूसरा ये दोनों सही हो गए। क्योंकि मुद्रा पोर्ट है वो आपका ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है,
अब हमसे ये नहीं पूछा किस जिले में स्थित है, गुजरात में है, किस राज्य में, कुछ नहीं, उसमें कौन सा था, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन तो कौन है आपका, मुद्रा बंदरगाह, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यह भारत में सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। और जिसके इसका स्वामित्व है और संचालन की अगर बात करें तो वही मोदी जी के एक ही खास आदमी, तोते में राजा की जान किसमें, एक तोते में, तो वही अपने अदानी जी। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSE, हम इसको शॉर्ट बोल सकते हैं APSEZ द्वारा किया गया था। तीसरा वाला अपना गलत है। गलत क्यों, क्योंकि जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वो भारत में सबसे बड़ा आदतन पतन कंटेनर पोर्ट नहीं है, क्योंकि विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो नहीं है, है ना। तो भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह की अगर बात करें तो ये मुद्रा बंदरगाह है, वही वाला जो उसको पूछा था। तो मुद्रा बंदरगाह से पहले अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, जो ट्रस्ट था JNPT, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह था। तो जो गुजरात वाला है वो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्रा वाला कंटेनर पोर्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। देखना क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेनेशन भी है, ढेर सारा है, तो आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, छोटे भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। एक कटहल है आपका, जिसको हम आर्टोकार्पस मतलब हेट्रोफाइल्स, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइल्स बोलते हैं। फिर दूसरा है महुआ, जिसको मधुका इंडिका को कहा जाता है। सागौन है, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्या बताना है कि कितने आपके जो पर्णपाती वृक्ष हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, तो कितने, केवल 2 हैं। अब वो 2 हमें देखने हैं कि कौन से हैं, क्योंकि 3 हमें दिए गए ना, 3 में से 2 ही तो है। तो जो महुआ और टीक, टीक है, जो टीक उष्णकटिबंधीय, महुआ की बात करेंगे, और टीक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। जबकि जो कटहल है, कटहल कैसा है आपका, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वृक्ष है। कटहल कैसा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब टिकटोना और टीक सागुन बोले या महुआ बोले, बात है कि ये मतलब ये 2 हैं, तो ये दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि जो कटहल है यहाँ पे ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन वृक्ष की कैटेगरी में आ जाता है। हमसे पूछा गया था पर्णपाती वृक्ष है, तो महुआ, मधुका इंडिका जैसे कहते हैं, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी देखिए बहुत आस्ते से इसको करता जा रहा हूँ, क्योंकि समझना भी क्वेश्चन को जरूरी है, क्या पैटर्न था, कैसे क्वेश्चन हैं। अब इसमें से 2 सही तो है, लेकिन भैया कौन से सही ऑप्शन दो देते वो उसको पैटर्न भी क्वेश्चन को समझना है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन एक बड़े हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है कि, क्या लिखा है, कि लिखा है चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। बताएंगे सही है कि नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन यहाँ पे। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत की तुलना में चीन में जो सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, और यहाँ कह रहा है चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अनुपात अधिक नहीं, भारत में नहीं चीन में अधिक है, इस वजह से ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो चीन की तुलना में औसत उत्पादकता भी अधिक नहीं होगी, तो आई थिंक यहाँ पे तो आपकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है। क्योंकि जो प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो औसतन उत्पादकता भारत की फसल में से आगे कौन कौन है, अमेरिका है, यूरोप है, चीन है, ये सब तुलना में बहुत कम है इन सबसे, भारत की उत्पादकता कम है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, केवल विकल्प एक सही था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। क्या कह रहा है, जिससे वर्तमान समय में जो सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। ध्यान देना, एक वर्ड मिल गया आपको, कच्छ भूमि, बस यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है ना। बिल्कुल, बस समझना है, क्वेश्चन को पता करना है। तो क्या होगा, कच्छ का रण, क्या होगा, कच्छ का रण, ऑप्शन डी इज राइट। अब ये आप
किससे कैसे पता चला, थोड़ा सा दो लाइन देख लेते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में स्थित एक जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसको हम PRL कहते हैं, तो उसने यहाँ पे कच्छ जो विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक संयुक्त अध्ययन में ये व्यापक जो दलदली भूमि है 24 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि लगभग 5,000 वर्ष पूर्व के सैकड़ों वर्षा रहित वर्षों का परिणाम है ये। तो इन गंभीर जलवायु परिस्थितियों के कारण समुद्र का स्तर गिर गया, जिससे दलदली नमक रेगिस्तान का निर्माण हुआ था, कच्छ का रण जिसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ठीक लगते हैं, छोटे छोटे हैं ना, कितने कथन सही है क्या है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पेपर है, आयोग है भैया, UPSC है, ऐसे ही बनाएगा, आसान तो देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताने ये किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये टाइटेनियम के, किसके, टाइटेनियम के ये स्रोत हैं आपके। चलिए देख लेते हैं क्या है। दरअसल क्या है कि जो टाइटेनियम, क्योंकि इसमें इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के दो मुख्य खनिज हैं, हम बात कर सकते हैं कि ये भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तट पर, अब जब भारत का आप नक्शा बनाएंगे तो पश्चिमी और पूर्वी तट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे गुजरात है, केरल है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग इन खनिज भंडारों की खोज कर रहा है, तो हम इसको जान सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा, छोटा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है आपका हो जाएगा किसके देश के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका होता है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। कितना, एक 3/4। अब इससे बनता क्या क्या, कोबाल्ट है, विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी, ये सारी चीज़ों को यूज होता है। संसार का अगर हम बात करें वर्तमान में, अगर बात करें तो वर्तमान में कांगो विश्व का लगभग 70% से अधिक कोबाल्ट उत्पादित करता है। कितना, 70% से अधिक, ठीक है। कोबाल्ट का उपयोग की अगर बात करें तो इसमें जो लिथियम आयन बैटरियों में जिनका उपयोग स्मार्टफोन है, लैपटॉप है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाता है, जो हार्ड ड्राइव है और लाउड स्पीकर के उत्पादन के लिए चुंबकीय सामग्री में ना, मिश्र धातुओं को मजबूत करने के लिए, स्टील की मजबूती और कठोरता को बेहतर बनाने के लिए उसमें कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें कोबाल्ट को मिलाया जाता है। जेट इंजन है आपका, खनन जो उपकरण है और टूल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में भी उपयोग किया जाता है। सिरेमिक को मजबूत करने के लिए सिरेमिक में कोबाल्ट मिलाया जाता है ताकि उनकी मजबूती, कठोरता और रंग में सुधार हो सके। तो इन सिरेमिक का उपयोग पहनने, है ना, प्रतिरोधी जो कोटिंग्स, समझ रहे हैं, ऊपर से किसी को कोटिंग्स करना, स्पार्क प्लग होते हैं और दंत प्रत्यारोपण में किया जाता है। तो ऑप्शन इज सी इज राइट, यहाँ पे 70% प्लस आपका उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए हमें यहाँ पे बताना है कांगो बेसिन का एक भाग है, तो कौन सा एक भाग है वो बताना है। पहले तो हम देख लेंगे कांगो बेसिन है कहाँ। अगर कांगो की बात करें तो जब हम साउथ अफ्रीका का नक्शा बनाएंगे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बन गया और इधर से ये, तो यहाँ बीच में आपका कांगो बेसिन पड़ जाएगा, ठीक है। कांगो के जो गणराज्य है उसी के, जन कल्याण गणराज्य उसी के ऊपर। तो इसमें पूछा है कि कांगो बेसिन का भाग कौन सा है, तो ये बताना। तो ऑप्शन यहाँ पे इज राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला ही आपका जो कैमरून है, कैमरून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमरून, क्योंकि जस्ट यहाँ पे आप, ये मैंने अगर अफ्रीका का नक्शा बनाया तो आपको जो कैमरून है यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे कैमरून होगा। उसके ऊपर नाइजीरिया हो जाएगा, है, उसके पश्चिम में आपका घाना हो जाएगा और दक्षिण में आएंगे तो कांगो है, गैबन है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। हाँ वही आपका जो पूर्व पूर्व में देखेंगे कैमरून की, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट है।
अगर अगर देखो कांगो बेसिन की अगर बात करें तो ये 6 देशों से में फैला है। पहला तो हमने जैसे कैमरून बता दिया, फिर आपको मध्य अफ्रीका बताया, जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, कांगो गणराज्य हो जाएगा, और इक्वेटोरियल गिनी, जो गिनी है, गोवान है, ये जो अभी आपको नाम बताए थे, तो इन छह देशों से मिलकर आपका ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको छोटा करो। जी अब देखिए, लिखा है अमरकंटक, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। अमरकंटक पहाड़ियाँ जो बिंद और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। कहाँ पे बता रहे हैं कि जो अमरकंटक पहाड़ियाँ, वो कह रहे हैं कि बिंद और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। तो इसमें से हमें बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। फिर दूसरा लिखा है कि बिलीगिरीरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से सही है कौन से नहीं। ऑप्शन इज डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डी में कहा गया कि कोई भी इसमें से सही नहीं है। तो सही क्या वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जो अमरकंटक की फर्स्ट में जो बात की गई, तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर जिला है ना, में बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम के पास स्थित है। ओके, क्लियर हो गया, तो इस वजह से वो गलत था। दूसरा लिखा था कि बिलीगिरिंग रंगन पहाड़ियाँ, तो ये जो बिलीगिरिंगन पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की में फैली हुई हैं। हाँ, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में थोड़े भी आ जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा था कि शेषाचलम पहाड़ियों की बात करें तो पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में। नहीं, जो शेषाचलम पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट के दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, दक्षिण पूर्वी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे आ जाता है। इस वजह से तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत थे, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, कोई भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। छोटा कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, क्या लिखा है, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कनेक्टिविटी परियोजना बताना है, ये 3 ऑप्शन दिए, इसमें से एक केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीनों है, इसमें से कोई नहीं। बताते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि भारत की जो कनेक्टिविटी परियोजना के में पहले में लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसको कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। सिंपल सीधा सा गलत है ये यहाँ पे, है ना। क्यों गलत क्या है, अभी बता देते हैं आपको एक्सप्लेनेशन भी। क्योंकि जो स्वर्णिम वाला था, जी हाँ स्वर्णिम, क्योंकि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर में, हाँ उत्तर में कहा पे श्रीनगर को, और दक्षिण में कन्याकुमारी, और पूर्व में ये सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। पश्चिम में क्या, पोरबंदर, और पूर्व में सिलचर, उत्तर में श्रीनगर, और दक्षिण में कन्याकुमारी, ये 4 जगहों को जोड़ता है, तो पहला गलत है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में लगा त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप क्या है, हाल ही में जो पूरा हुआ त्रिपक्षीय जो राजमार्ग था TLH जिसको कहा गया था, तो मणिपुर में ये मोरहे और म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड में माई शॉट को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, माई शॉट को जोड़ता है। यहाँ लिखा था कि चियांग माई से जोड़ता नहीं, माई शॉट को जोड़ता है, इस वजह से गलत है। यहाँ पे जो लिखा ना चियांग माई, ये गलत है। तीसरा देखते हैं, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार जो BCIM है, ये जो आर्थिक गलियारा बनाया गया, तो ये वाराणसी को नहीं बल्कि कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। यहाँ जो वाराणसी दिया गया ना, ये गलत हो गया, किस क्या हो जाएगा, कोलकाता होना चाहिए यहाँ पे। तो इसी वजह से ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे, क्योंकि सारे तीनों गलत दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जी और छोटा कर लो। चलिए मैं बताता रहूँगा कि 11 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ठीक है, ये बताना है आपको, कोयले पर निर्भर है क्या है।
और दूसरे में लिखा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी ये कोयले पे निर्भर है, और दूसरा वाला गलत है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि 60% हो, 5% भी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि बिजली उत्पादन के लगभग 5% तक यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला जिसमें लिखा हो सही है, दूसरा गलत है। तो वो हम लोग देख लेते हैं, कथन पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी में लिखा दे, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ, बड़ा देखो, वो क्वेश्चन बड़े हैं ना, स्क्रीन पे थोड़े से कम आ पा रहे जी। क्वेश्चन लिखा है 12 वाला कि शिशुधानी स्तनी जो मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। देखते हैं। दूसरा लिखा है कि शिशुधानी स्तनी केवल पर, परभक्षी रहित जो पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दिए गए, तो इसमें से कौन सा सही? तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा है? कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। मतलब जो पहला वाला मतलब लिखा था कि शिशुधानी स्तनी जो मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, बिल्कुल सही है। क्योंकि कहाँ होते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के में पाए जाते हैं। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी से रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते नहीं। ऐसा नहीं है, ये मैदान या जंगल में भी चाहे कर ये रह सकते हैं, अगर चाहे तो मैदान और जंगल में पनप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी। चलो इसकी वजह से भैया किसी को समझ के चलिए, आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है संक्रमक जो इनवेसिव बोलते हैं, संक्रमक जीव जाति मतलब स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रमक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? वो आपको बताने कौन से संगठन से संबंधित है। पहले में लिखा है कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित है। दूसरा लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तीसरा लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयु मतलब यूनाइटेड नेशंस बर्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यस, इस यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा आपका। एक मिनट, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ लास्ट और पढ़ते हैं। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए है। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्या हो जाएगा? ए इज राइट। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है जो आपका जीव जंतु हो या जो ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस का प्रबंधन है जो IUCN ही करता है ना। तो स्पीसीज जो सर्वाइवल कमीशन की इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है ISSG द्वारा किया जाता है। तो ग्लोबल इनिशियल स्पीसीज डेटाबेस GIST विदेशी और आक्रामक प्रजातियों के बारे में जानकारी का एक मुक्त ऑनलाइन खोज युक्त स्रोत है जो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, और सारे गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 में क्या है? निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो तीन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लिखा है पहले में सिंह पुच्छी मकाक मकाक। दूसरा है आपका मालाबार सिवेट। तीसरा है आपका सांबर हिरण। उपरोक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय मतलब रात्रिचर ही हो गया ना। तो कौन कौन से? वो आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। केवल दो हैं इसमें से, अब वो दो हमें देखने कौन से हैं, है ना। तो सिंह जो पुच्छी मकाक ये दिनचर होता है। सिंह पुच्छी मकाक क्या है? दिनचर भैया, तो दिन वाला। यदि इसी को हटा दो बकाया दोनों, ये हो जाएगा सही। मालाबार सिवेट है, ये रात्रिचर है। आपका सांबर हिरण है, ये भी रात्रिचर है। तो ऑप्शन बी इज राइट, केवल दो। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही था, गलत वाले भी देख के चलना।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा में और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य मतलब बैगल डांस करता है? बताइए भैया, इतना आसान क्वेश्चन। बैगल डांस वही भन 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 करता रहता हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुझे भी जरूरत है बताने की इसकी। जी जी बताएं। छोड़ दें इस क्वेश्चन को, बता लेंगे आप लोग? अरे बता दीजिए तो। मधुमक्खी। घर्रे पे मत जाना, हाँ। वही तो करती है बैगल डांस, उसके पीछे फिर मक्खियाँ आती रहती हैं। हाँ। हाँ, इसके जो अपने रिश्तेदार हैं घर परिवार के लोगों को लेके चलती है। डायरेक्शन बताती है, दूरी बताती है, इस वजह से किधर को इस साइड जा रहे हैं, आ जाओ भैया सब लोग, यहीं पे भंडारा होना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, वो तो पता ही था ना। हाँ, मधुमक्खी बोल तो दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और ये बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। कुछ छत्रकों मतलब जो मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, बिल्कुल सही है, औषधीय गुण होते हैं, क्यों नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है कि कुछ छत्रकों में मना प्रभावी मतलब साइकोएटिक गुण होते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। तो हाँ होते हैं। आई थिंक यहाँ पे चारों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी के सभी चार, चारों सही है। क्या हो जाएंगे? चारों सही हो जाएंगे। क्योंकि कुछ छत्रकों में मशरूम में जो औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मशरूमों के बारे में, तो सी ताके मैताके, ढेर सारे अजीब टाइप के इनके नाम है, लेकिन एक बार आप सुने रहोगे ना, कहीं ना कहीं अगर सामने आ जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। सही ताके मैताके, रेसी और लायंस आयल जैसे जो मशरूम हैं जो प्रजातियों में औषधीय गुण होते हैं, इनमें एंटी ट्यूमर और इम्यूनियो उत्तेजक जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। साइको एक्टिव मशरूम की अगर बात करें तो साइलोसाइबिन जो मशरूम जिसे हम आमतौर पर मैजिक मशरूम के रूप में भी जाना जाता है, ये कवक का एक पॉलीफाइलेटिक अनौपचारिक समूह है जिसमें साइलोसाइबिन होता है जो अंतर्ग्रहण पर साइलोसिन में बदल जाता है। तो साइलोसाइन जो साइबिन है, ये मशरूम युक्त जैविक प्रजातियों में साइलोसाइबिन, पानायूलस, एनोसाइबी, ब्यूटिलस या जिम्नोप्लस और पोलियोटीना शामिल है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कैसे नाम बोल रहे हैं सर। ठीक है भैया, नहीं लेकिन वो आपका आना है वो, क्योंकि ये चारों ऑप्शन सही है। सीधे डायरेक्ट इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये मस्तिष्क के काम करने के लिए प्रभावित करता है और मूड में बदलाव का कारण होता है। यही आपका शराब है, जैसे कैफीन है, निकोटीन है, मारिजुआना की तरह होता है। तो मशरूमों में जो कीटनाशक गुण भी होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक यौगिकों का उत्पादन करते हैं, जो कीड़ों को दूर भगा सकते हैं या मार भी सकते हैं। इससे क्या मशरूम के लिए रक्षा होती है। तीसरा था इसमें कि जो कुछ मशरूम बायोलुमिनेंस से गुण प्रदर्शित करते हैं। बायोलुमिनेंस जीवित जीवों द्वारा प्रकाश का उत्पादन करते हैं। कवक के बीच यह उदाहरण बहुत दुर्लभ है। तो बायोलुमिनेसेंट मशरूम का उदाहरण जैसे पेनिलस स्लीपिटिकस, जिसे आमतौर पर कड़वा सीप या स्टिपिक कवक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों सही हो गए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 16 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कैसी भारत में गिलहरियां पाई जाती है भैया, बता दीजिए आप भी, है ना। तो कैसी रहती है? ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट है, मतलब सभी तीनों प्रकार की। अब देख लेते वो तीनों कौन से हैं। वे भूमि बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या पूछा है? कथन सही है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? गलत हो जाएगा, एक मिनट। भूमि में बिल तो बना के नहीं रहती है ना, और क्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पहला तो गलत है बिल्कुल। जी जी, पहला गलत है। केवल एक सही है इसमें से, हाँ, तो पहला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भूमि बिल बना के नहीं रहती। वे अपने भोज पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करते हैं। ये भूमि में बिल ही नहीं बनाती तो क्या जमा करेंगे। वे सर्वभक्षी होते हैं, हाँ सर्वभक्षी सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, केवल ए सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो भारतीय गिलहरी है वृक्षवासी होती हैं, पेड़ों पर रहती हैं और पेड़ों पर अपना घोंसला भी बनाती हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं।
और ये अपने खाद्य पदार्थ जैसे मेवे हो गए, बीज हो गए, जो ज़मीन में जमा नहीं करते हैं। कार्तिक लहरियाँ सर्वाहारी होती है क्योंकि वे फल, मेवे, बीज, कीड़े आदि सब कुछ खाती हैं। इस वजह से ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ध्यान देना, कहते हैं कुछ जो सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है उससे उसके वातावरण में पनप सकते हैं ऊपर के तापमान पर। तो देखते हैं, हो सकता है ऐसा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और दूसरे में लिखा है, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। मतलब अधिक क्वथनांक पे भी बस वो रह सकते हैं और कम तापमान पे भी रह सकते हैं। तीसरा लिखा है, कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। ऑप्शन इज सी इज राइट है, यहाँ पे तीनों सही है क्योंकि जो थर्मोफाइल, पायरोलुवस फ्यूमेरी जैसे सूक्ष्मजीव हैं वो 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पाए जाते हैं। अब बताइए, तो ये होगा क्वथनांक से ज़्यादा 100 डिग्री पर क्वथनांक होता है। तो इसका मतलब कि ये ऐसे सूक्ष्मजीव जो पानी के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में विकसित हो सकते हैं। दूसरा था कि आपका साइकोफाइल या क्रायोफाइल जैसे सूक्ष्मजीव पानी के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में बढ़ने में सक्षम है। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा था, कुछ सूक्ष्मजीव 3 pH से नीचे वाले अत्यधिक अम्लीय वातावरण में विकसित हो सकते हैं। यह जल निकासी है ज्वालामुखीय क्षेत्रों और अम्लीय मिट्टी में पाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हो गया था यहाँ पे क्योंकि तीनों सही हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं ये सोच रहा इसको हो सकता है कि 4 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन करके बना के डाल दूँ ना, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्नलिखित में से किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने क्षेत्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। बताइए, लकड़ी का औजार कौन बनाता है कीटों को खुरचने के लिए। जी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब औरंग उटेन है ना, ये औरंग उटेन इसको बनाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब ये क्या है, औरंग उटेन जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों मतलब बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में ये पाई जाने वाली एक प्रजाति है और उनका इंसानों से गहरा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लेकर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसोल है, फॉर्म एजेंट और आपका अग्रिमंधक, स्नेहक जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। तो इसमें से उपरोक्त में से कितनों कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने में यूज होता है वो बताना है। तो ऑप्शन क्या कहता है, एरोसोल था आपका, फॉर्म एजेंट था, अग्निबंधक था और स्नेक लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन सी डी इज राइट हो जाएगा, चारों में, इस सब में यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, सब में यूज होता है। हाँ, HFC पूरी तरह से मानव निर्मित है और इन्हें मुख्य रूप में हम रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इंसुलेटिंग है, फोम और एरोसोल प्रोपेलेंट उपयोग के लिए उत्पादित किया जाता है। तो सॉल्वेंट्स के रूप में और अग्नि सुरक्षा के लिए मामूली उपयोग के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। जी, 21 में कथन दिया गया है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया, बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो पहले कथन में लिखा है, क्या लिखा है, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उसके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। बताइए, सही है गलत। आई थिंक ये तो सही है क्योंकि लाभांश अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो लाभांश कर योग्य होता है। यहीं पर टिक कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट दूसरा दिया कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन जो NVITs को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये गलत है क्योंकि ये हम 2002 में जो हुआ था
ये जो उधारकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। यह वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षा हितों में के परिवर्तन से संबंधित था। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका, पहला सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जो सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी में दूसरा गलत दिया गया और पहले मतलब पहला सही दिया गया, दूसरा गलत, सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में लिखा है कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विकट काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ठीक है भैया, बढ़ा दी थी, सही बात है। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है कि आमतौर पर आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो 22 का जो क्वेश्चन नंबर है, इसका जो ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा जी। नहीं, पहला वाला बिल्कुल सही है, आई थिंक दूसरा गलत है। तो जहाँ पे आपका लिखे कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो है कथन एक ही सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, जी जी बिल्कुल। हाँ, वो कोविड महामारी के टाइम पे ये हुआ था। हाँ, यह सच है कि महामारी के बाद दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। दुनिया के सभी केंद्रीय बैंक कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर में लिखा है ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। ध्यान देना क्या कह रहा है कि जो कार्बन बाजार है जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। क्या कह रहा है? जो प्राइवेट कार्बन जो बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं, ऐसी का बात कही गई दूसरे वाले में। तो मैं देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, तो पहला लिखा है गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि कथन एक सही है किंतु दो गलत है। तो पहला सही, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए, बट दूसरा गलत है। ओके जी। अच्छा, क्यों गलत है ये बताना है। अरे सिंपल सा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक लड़ाई में जो कार्बन बाजार है सबसे व्यापक अ, उपकरण में से एक है ना। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन को कम करने का समाधान प्रदान करते हैं। तो कार्बन पर कीमत लगाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन सी कंट्री कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती है, तो उस हिसाब से इसको बताया। और यहाँ पे ये गलत है कि दूसरा, ये जो कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जी, 24 में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंदकरण मतलब स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो बंदकरण किसको माना जाता है? और ये जो वो भी आपकी जो आरबीआई की निम्नलिखित की गतिविधियों में से पूछ रहा है, बता दीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 24 का पहला ही हो जाएगा, खुला बाजार कार्रवाई का जो संचालन होता है उसी वजह से। दरअसल ये कि यहाँ जो बंदकरण का मतलब घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के प्रभाव को कम करना।
या ख़त्म करना है, ऐसे बोल दो। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस का उपयोग करता है, जिससे घरेलू मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बंधकरण विधि भी माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट हो गया। 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। जो बाजार दिए गए हैं तीन चार तरीके के, चार तरीके के, तो इन पर विचार करना क्या हो सकता है। पहले में लिखा है कि सरकारी बॉन्ड बाजार है, उसमें अच्छा लिखा है पूंजी बाजार में उपरोक्त में से कितने शामिल हैं। तो पूंजी बाजार के संदर्भ में देखना है, तो सरकारी बॉन्ड पूंजी बाजार के संदर्भ में है। और तीसरा लिखा है कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट में आता है। स्टॉक बाजार, तो यहाँ पे केवल दो सही है, बी वाला इज राइट हो जाएगा आंसर। क्या बी वाला, वो कौन से दो सही वो देख लेते हैं। पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में केवल दीर्घकालिक जो प्रतिभूतियां जैसे बॉन्ड है, डिवेंचर, स्टॉक और अन्य वित्तीय उपकरणों का आदान प्रदान किया जाता है। जबकि मनी मार्केट में केवल अल्पकालिक तरल वित्तीय उपकरणों जैसे वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल का आदान प्रदान किया जाता है। बिल है, व्यापार, ऋण आदि। अब ये चार जो चीज़ें दी गई इनमें से देखते हैं पूंजी बाजार क्या है। तो सरकारी बॉन्ड बाजार ये पूंजी बाजार का हिस्सा है, पहला वाला हो जाएगा सरकारी बॉन्ड बाजार। दूसरे में लिखा था जो कॉल मनी मार्केट जो शीघ्रावधि द्रव्य बाजार है, ये आपका मुद्रा बाजार है। तो ये वाला तो नहीं होगा, मुद्रा बाजार में आता है। कोषापत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट जिसको कहते हैं, तो ये मुद्रा बाजार ये भी है, ये भी नहीं आएगा। स्टॉक बाजार, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ये मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे 26 से लेकर 50 तक। ऐसे ऐसे सारे आपके 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे और भी चीज़ों को कराएंगे। तो जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब